हेलो। हाँ, तो दोस्तों हम कंप्यूटर नेटवर्क में हैं और कंप्यूटर नेटवर्क हमारा जो सब्जेक्ट है, इसमें 3 तरीके इसमें हमने ओएसआई मॉडल देखा था और ओएसआई मॉडल कहीं न कहीं जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो ओएसआई मॉडल के थ्रू ही ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी कि किस तरीके से वो एप्लीकेशन लेयर पे पहुँच रहा है, किस-किस फ़ॉर्म फ़ॉर्म में किस लेयर पे डाटा किस फ़ॉर्म में है और कैसे वो चेंज होता हुआ ओरिजिनल फ़ॉर्म में एप्लीकेशन लेयर पे पहुँच रहा है, ये सब हमने एक-एक लेयर के बारे में जब डिटेल में देखा तो देखा था। ओएसआई लेयर में हमारी 7 लेयर थी, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अभी हम अपनी 3rd लेयर यानी कि नेटवर्क लेयर के में हैं और नेटवर्क लेयर जो है वो एक तरीके से हम कहें कि बैकबोन है आपके कंप्यूटर नेटवर्क का, क्योंकि डाटा कैसे ट्रांसफ़र होना है, ये सारी चीज़ें नेटवर्क लेयर में डिटेल में दी गई हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बता दूँ जो अभी तक हमने नेटवर्क लेयर में पढ़े हैं, ठीक है ना? तो अभी तक दोस्तों जो हमने प्रोटोकॉल देखे हैं, उसमें से सबसे पहला प्रोटोकॉल हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल देखा था। इंटरनेट प्रोटोकॉल के में हमने क्या देखा था कि जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसका काम क्या है कि डाटा को डेस्टिनेशन तक डिलीवर करना, पैकेट के फॉर्म में, ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो हमारा सपोज़ कीजिए कि एक अगर मैसेज है, सपोज़ कीजिए कि हमारा एक मैसेज है, तो वो नंबर ऑफ पैकेट में डिवाइड हो जाता है। सपोज़ कीजिए कि वो नंबर ऑफ 4 पैकेट में डिवाइड हो गया। और नंबर ऑफ 4 पैकेट में जब वो डिवाइड हो गया तो सबके पास आईपी का एड्रेस, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड सीक्वेंस नंबर, ये सारी चीजें होती हैं। अब पैकेट जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है तो डिलीवर करने का काम हमारा किसका है? आईपी प्रोटोकॉल का, ठीक है ना? लेकिन सपोज कीजिए कि नेटवर्क में ट्रेवल करता हुआ ये जो 1 2 3 4 ये 4 पैकेट है, 4 पहले पहुंच जाए, उसके बाद से 3 पहुंचे, फिर 2 पहुंच जाए, फिर 1 पहुंचे, क्योंकि पैकेट हमारे फ्री हैं अलग-अलग रूट से जाने के लिए। तो अगर अलग-अलग रूट से जाते हुए पैकेट सपोज कीजिए कि रैंडमली पहुँच जाते हैं, यानी 4 पहले, 3 बाद में, फिर 2 पहुँच जाए, फिर 1 पहुँच जाए, तो वहाँ पे एक दूसरा प्रोटोकॉल वर्क करता है टीसीपी, जो कि इन पैकेट को अरेंज करता है फिर से सही सीक्वेंस में। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पैकेट कैन अराइव इन अ डिफरेंट ऑर्डर देन द ऑर्डर दे वेयर सेंट इट। द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज जस्ट डिलीवर देम, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या है? केवल उसको डिलीवर करना। एंड इट्स अप टू अनदर प्रोटोकॉल, द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टू पुट देम बैक इन अ राइट ऑर्डर, ठीक है ना? यानी कि आईपी प्रोटोकॉल का काम क्या है? पैकेट को डिलीवर कर देना और आपका जो टीसीपी का काम क्या है? उसको सही ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है? उसके बाद से जो हमने अगला प्रोटोकॉल देखा था बच्चों, वो हमारा एआरपी था, एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है? और जब हमने एड्रेस रिज़ॉल्यूशन की प्रोटोकॉल के बारे में देखा था, तो हमें पता चला था कि जो एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल है,
उसका काम क्या है, सोर्स आईडी आईपी से डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को मैप करना। ये हमने उसका फॉर्मेट बताया था। इस फॉर्मेट में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हार्डवेयर एड्रेस है, हार्डवेयर टाइप है, प्रोटोकॉल टाइप है, हार्डवेयर की लेंथ है, प्रोटोकॉल की लेंथ है, ऑपरेशंस है, रिप्लाई रिक्वेस्ट के लिए 1 है, रिप्लाई के लिए 2 है, और उसके अलावा 4 और प्लेसेस हैं, जैसे सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस या मैक एड्रेस जिसको हम कह रहे हैं, सेंडर का आईपी एड्रेस, फिर टारगेट मशीन का हार्डवेयर एड्रेस और टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर हम डेस्टिनेशन तक पैकेट को सेंड करना चाहते हैं, तो जब तक हम एग्जैक्ट नोड के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं निकाल लेते, तब तक हम पैकेट को डिलीवर नहीं करते हैं। यानी जब तक हमें सोर्स का या मतलब हम डेस्टिनेशन तक का आईपी एड्रेस नहीं निकाल पाते हैं, तब तक हम पैकेट को सेंड नहीं करते हैं। तो अब अगर सेंडर जो है वो डाटा को सेंड कर रहा है, तो पहले वो एआरपी फ्रेम को डेस्टिनेशन तक सेंड करेगा, और डेस्टिनेशन में जिस भी, अब जैसे क्या है कि सेंडर का आईपी एड्रेस, चूंकि सेंडर सेंड कर रहा है तो सेंडर का मैक एड्रेस और सेंडर का आईपी एड्रेस ये तो सेंडर के पास होगा, जो कि इस फॉर्म में भरा होगा। टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस भी होगा, लेकिन टारगेट मशीन का मैक एड्रेस उसके पास नहीं होगा। तो जब ये पैकेट रिसीवर एंड पे जाएगा, तो जिसके साथ टारगेट मशीन का, सपोज कीजिए इसके साथ इसका आईपी एड्रेस मैच कर गया, तो ये जो रिसीवर है ये क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर फ्रेम को कैच करेगा और इसमें अपना मैक एड्रेस जो है वो फिल कर देगा, जिससे कि अब मैक एड्रेस भी इस फ्रेम में फुलफिल हो जाएगा, और दोबारा से ये इसको किसको सेंड कर देगा, रिसीवर सेंडर की तरफ। किसकी तरफ, सेंडर की तरफ। अब सेंडर के पास सारी चीजें हैं, टारगेट मशीन का मैक एड्रेस भी आ गया और टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस भी आ गया। अब सेंडर बहुत ही आसानी से इन सारे अब पैकेट को, चूंकि उसके पास टारगेट मशीन का मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों है, तो वो बड़ी ही आसानी से सही नोड में डाटा को सेंड कर देगा। तो आप इस फ्रेम को देख के समझ सकते हैं कि जो मेन काम है इसका क्या है, आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को मैप करना। उसी तरीके से दोस्तों जो हमने तीसरा प्रोटोकॉल देखा था वो आईसीएमपी देखा था। आईसीएमपी की अगर हम बात करें तो हम इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल कहते हैं, और ये आईपी जो प्रोटोकॉल था, यानी कि इंटरनेट जो प्रोटोकॉल था, डाटा को जो डिलीवर करने का काम कर रहा था डेस्टिनेशन तक, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आईसीएमपी इज डिजाइन टू ओवरकम द फॉलोइंग टू प्रॉब्लम विथ आईपी प्रोटोकॉल। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि नो एरर रिपोर्टिंग या करेक्टिंग मैकेनिज्म, लैक अ मैकेनिज्म फॉर क्वेरी, यानी कि इसके पास ना कोई एरर रिपोर्टिंग की फैसिलिटी थी और ना ही क्वेरी करने के लिए कोई मैकेनिज्म था। तो इन दोनों प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने आईसीएमपी को डिजाइन किया था। आईसीएमपी जो प्रोटोकॉल है वो नेटवर्क लेयर में सबसे टॉप पोजीशन पे रहता है, देन उसके बाद से आईपी और फिर एआरपी प्रोटोकॉल होते हैं। अब एक चीज और है कि आईसीएमपी जो मैसेजेस हैं वो डायरेक्ट लोअर लेयर पे ट्रांसफर नहीं किए जाते। वो पहले क्या होते हैं कि वो पहले आईपी डाटाग्राम में इनकैप्सुलेट होते हैं, देन आफ्टर लोअर लेयर में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। अब अगर हम आईसीएमपी की बात करें बच्चों, तो आईसीएमपी में दो टाइप के मैसेजेस जनरेट होते हैं, एक आपके एरर को रिपोर्ट करने के लिए और एक आपको क्वेरी मैकेनिज्म के लिए। एरर रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर पैकेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है और ट्रांसफर होने में अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो उसको सोर्स को रिपोर्ट करता है कि पर्टिकुलर रीजन की वजह से पैकेट आपका डिस्कार्ड हो गया। तो इसे हम एरर रिपोर्टिंग मैसेज कहते हैं। और क्वेरी मैसेजेस में क्या होता है कि इसमें राउटर और होस्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है। ये फॉर्मेट था आईसीएमपी का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसको आसानी से समझ जाएंगे कि टाइप होता है, कोड होता है, चेकसम लिस्ट ऑफ हेडर और डाटा सेक्शन का मतलब क्या है। अब हम अगर हम एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस के बारे में देखें कि किस टाइप के, कितने टाइप के एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस जो है वो आईसीएमपी जनरेट करता है, तो एक चीज जान लीजिए कि आईसीएमपी का काम क्या है, एरर को रिपोर्ट करना।
ठीक है, एरर को रिपोर्ट करने का काम आईसीएमपी का है, लेकिन आईसीएमपी का काम एरर को करेक्ट करने का नहीं है। अगर किसी वजह से पैकेट लॉस हो गया तो वो सोर्स को बता देगा कि आपका पैकेट लॉस हो गया है, लेकिन किस टाइप का एरर था या उसको कैसे करेक्ट करना है, इससे आईसीएमपी का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि लिखा है, आईसीएमपी डज नॉट करेक्ट एरर। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं वो 5 तरीके के एरर रिपोर्टिंग मैसेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है आपका डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज। तो जो आपका डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज है, वो डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज तब सेंड किया जाता है जब ए को बी तक अगर मैसेज को सेंड करना है। ए ने राउटर इस राउटर के पास मैसेज सेंड किया और इस राउटर के पास कोई रूट नहीं है जो बी तक जा सकता है। तो उस केस में राउटर एक मैसेज सोर्स को सेंड करेगा, यानी ए को, कि डज नॉट हैव अ रूट टू बी। यानी कि जब राउटर के पास डेस्टिनेशन तक पहुंचने का कोई रूट नहीं होता है, तो उस केस में डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज सेंड किया जाता है। दूसरा है सोर्स क्विंच का मैसेज। सोर्स क्विंच का मैसेज उस कंडीशन में फॉरवर्ड किया जाता है जब राउटर में कंजेशन की वजह से पैकेट जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है। यानी सपोज कीजिए कि ए को बी तक डाटा को सेंड करना है। ए ने इस राउटर पे मैसेज को सेंड किया, पैकेट को सेंड किया, और इस राउटर पे हैवी ट्रैफिक या कंजेशन की वजह से वो पैकेट डिस्कार्ड हो गया। तो ये जो राउटर है वो एसक्यू मैसेज जो है वो डेस्टिनेशन तक सेंड करेगा, यानी ए तक सेंड करेगा, जिससे कि एसक्यू मैसेज से पता चलेगा कि कंजेशन की वजह से हमारा डाटा सेंड नहीं हो पाया। ठीक है। तीसरा हमारा टाइम एक्सीडेंट मैसेज है। ये 2 तरीके के कोड के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। एक आपका कोड 0 और एक आपका कोड 1। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। अगर हम बात करें कोड 0 की, तो कोड 0 का मतलब क्या है कि इसमें एक टाइम टू लीव होता है, यानी कि कितनी देर में पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो हम इसमें एक होप लेते हैं कि नंबर ऑफ होप काउंट कर लेते हैं। सपोज कीजिए 1 2 3 4 5, 5 होप भी ले सकते हैं, या 1 2 3 4 4 भी ले सकते हैं। ठीक है ना। और टाइमर हमारा बैक डाउन में चलता है, यानी कि जब यहाँ पहुंचेगा तो 4, यहाँ पहुंचेगा तो 3, या नहीं, यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से यहाँ पहुंचा तो 4 हट के 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो 3 हट के 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो 2 हट के 1 हो जाएगा, और यहाँ से वहां पहुंचा तो 1 आपका 0 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही 0 होगा और 0 काउंट होने पे अगर पैकेट हमारा डिलीवर हो गया, तो उस केस में हमारा वो हमारा सही है। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर राउटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ एरर आ गया, और राउटर ने R2 से R3 पे न मैसेज सेंड करके वो R1 पे सेंड कर गया, और R1 दोबारा से R2 पे सेंड कर रहा है, तो इस कंडीशन में एक लूप बन जाएगी। ये कंडीशन न हो, इसके लिए जब टाइमर जैसे यहाँ से यहाँ गया 4 से 3 हो गया, यहाँ से यहाँ गया तो 2 हो गया, यहाँ से फिर वापस अगर यहाँ गया तो 1 हो गया, और फिर यहाँ से वापस यहाँ गया तो 0 हो गया। तो जैसे ही 0 होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा पैकेट, और ए के पास एक मैसेज चला जाएगा कि ड्यू टू सम एरर पैकेट वाज नॉट सेंड। ठीक है। तो ये इस केस में एरर प्रॉब्लम की वजह से राउटर में जो अगर पैकेट डिस्कार्ड होता है, तो वहां पे कोड 0 हम सेंड करते हैं, और कोड 1 हम तब सेंड करते हैं हमें पता है कि एक पैकेट जो है, एक मैसेज जो है वो नंबर ऑफ पैकेट में डिवाइड होके डेस्टिनेशन तक जाता है। तो जब डेस्टिनेशन तक जाता है तो डेस्टिनेशन में एक टाइमर स्टार्ट होता है। सपोज कीजिए कि टी वन टाइम के लिए वो स्टार्ट होगा कि इतने टाइम में पर्टिकुलर मैसेज के जितने भी पैकेट बने हैं, वो सारे के सारे पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन तक आ जाएंगे। ठीक है ना। तो अब सपोज कीजिए कि वो सारे के सारे पैकेट, जैसे 2 पैकेट जो है वो तो आपका T1 में पहुंच गया, लेकिन बाकी के जो 2 पैकेट है वो T1 प्लस टी, यानी T1 से थोड़े ज्यादा समय में पहुंचे। तो उस केस में जो आपका बी है वो सारे मैसेजेस को डिस्कार्ड कर देगा, और दोबारा से A1 को कहेगा कि विद इन टाइम सारे पैकेट नहीं आ पाए, इसलिए आप दोबारा से मैसेज को सेंड कीजिए। तो उसके लिए वो कोड 1 लिख के भेजेगा। ठीक है ना। तो कोड 0 का मतलब क्या है कि राउटर में एरर की वजह से अगर मैसेज नहीं पहुंच पाया तो कोड 0, और अगर विद इन टाइम अगर डेस्टिनेशन तक सारे प्रॉपर पैकेट नहीं पहुंच पाए तो कोड 1 लिख के वो भेजेगा। इसी तरीके से पैरामीटर प्रॉब्लम क्या है। पैरामीटर प्रॉब्लम में क्या है दोस्तों, कि जो हमारा फ्रेम फॉर्मेट है, अगर उस फ्रेम फॉर्मेट में कोई चीज मिसिंग है या एम्बिग्यूटी है, तो उस केस में हम पैरामीटर प्रॉब्लम लिख के भेजते हैं। अब ये प्रॉब्लम भी 2 तरीके से भेजा जाता है, एक कोड 0 और एक कोड 1। कोड 0 की बात करें तो कोड 0 में क्या होता है कि अगर हेडर फील्ड में जैसा लिखा हुआ है एरर ऑब्लिक एम्बिग्यूटी इन वन ऑफ द हेडर फील्ड, अगर हेडर फील्ड में कोई एम्बिग्यूटी है या एरर है तो वहां पे कोड 0 लिख के सेंड होगा,
और हेडर को छोड़ के उसके अलावा नीचे के पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ मिसिंग है तो वहां पे कोड 1 लिख के वो पैरामीटर प्रॉब्लम सेंड करेगा। ठीक है, उसके अलावा पांचवा है आपका रीडायरेक्शन। तो अगर रीडायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है कि R1 A को अगर B तक मैसेज सेंड करना है तो A का सबसे बेस्ट रूट क्या है कि वो R2 के थ्रू मैसेज को सेंड करे, लेकिन किसी रीजन की वजह से A ने अगर R1 को मैसेज जनरेट सेंड किया और R1 जब राउटिंग टेबल को चेक कर रहा है तो उसको लग रहा है कि पैकेट जो है वो R2 के थ्रू ज्यादा बेटर तरीके से जा सकता है, तो वो पैकेट को R2 तक सेंड कर देगा और एक रीडायरेक्शन मैसेज A को सेंड करेगा कि हमने पैकेट को दूसरे रूट के थ्रू डेस्टिनेशन तक भेज दिया है। तो इस तरीके से 5 टाइप के मैसेजेस जो है वो ICMP एरर रिपोर्टिंग में सेंड करता है। ठीक है, एक आपका डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज, एक आपका सोर्स क्विंच मैसेज, एक टाइम एक्सीडेड मैसेज, एक आपका पैरामीटर प्रॉब्लम और एक आपका रिडायरेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा ICMP जो है वो एक क्वेरी मैसेजेस भी जनरेट करता है, जैसा कि लिखा हुआ है इट इज यूज्ड टू डायग्नोसिस सम नेटवर्क प्रॉब्लम। यानी क्वेरी मैसेजेस ICMP क्यों जनरेट करता है, डायग्नोसिस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेक करने के लिए वो क्वेरी मैसेजेस भेजता है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, ईचो रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। तो जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि डिजाइन फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज, यानी ये चेक करने के लिए नेटवर्क को यूज किया जाता है। दीज मैसेज आर यूज टू डिटरमाइन whether two system can all communicate with each other। ये इसके लिए होता है कि ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं का मतलब क्या कि क्या वो प्रॉपरली सारे हार्डवेयर डिवाइसेस और मीडियम के थ्रू वो सही से आपस में इंटरकनेक्टेड है कि नहीं। अगर वो इंटरकनेक्टेड है तभी वो डाटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं, और अगर वो इंटरकनेक्टेड नहीं है तो वो डाटा को सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। तो ये चेक करने के लिए कि वो सही है तरीके से प्रॉपर उन दोनों डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहां पे ए जो है सबसे पहले एक ईचो रिक्वेस्ट मैसेज बी को सेंड करता है, और उसके बी को जब ये मैसेज मिलता है तो बी भी जो है एक रिप्लाई मैसेज, ईचो रिप्लाई मैसेज ए को सेंड करता है। तो इससे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ये प्रूफ हो जाता है। देन आफ्टर पैकेट को सेंड किया जाता है। तो ईचो रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेज किस केस में किया जाता है कि दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा है टाइम आउट रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई या टाइम ट्रिप रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। ठीक है, तो इसमें जैसा लिखा हुआ है टू मशीन्स यूज दीज मैसेजेस टू डिटरमाइन द राउंड ट्रिप टाइम नीडेड फॉर एन आईपी डाटाग्राम टू ट्रेवल बिटवीन देम। यानी ये राउंड ट्रिप टाइम को डिटरमाइन द राउंड ट्रिप टाइम, ये राउंड ट्रिप टाइम को जैसा कि लिखा हुआ है कि टू मशीन्स यूज दीज मैसेजेस टू डिटरमाइन द राउंड ट्रिप टाइम नीडेड टू आईपी डाटाग्राम टू ट्रेवल बिटवीन देम। यानी कि ये जो टाइम आउट रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई है ये राउंड ट्रिप टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है कि ए तक मैसेज गया और बी से फिर वापस एक क्या कहते हैं कि एक्नॉलेजमेंट जो है ए तक आता है, तो इसके बीच में जो टाइम लगता है उसी को राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम टाइम आउट रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेज जनरेट करते हैं, या जिसको हम टाइम टाइम रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई भी कहते हैं। अब सेंडिंग टाइम क्या है, रिसीव माइनस ओरिजिनल टाइम, यानी जो टाइम है और जितने टाइम में उसको रिसीव किया गया वो उसका सेंडिंग टाइम हो गया। सेंड होने में जितना टाइम लगा, यानी जो टाइम रिसीव करने में लगा और जिस टाइम पे सेंड किया गया है, तो सेंड करने वाले टाइम को रिसीविंग टाइम से माइनस कर देंगे तो सेंडिंग टाइम आ जाएगा। और रिसीविंग टाइम कब आएगा, जब रिटर्न करने में जितना टाइम लगा और ट्रांसमिट होने में जितना टाइम लगा, यानी दोबारा ए तक जाने में और जिस टाइम बी ने उसको ट्रांजिट किया था उसमें से उसको घटा देंगे तो आपका रिसीविंग टाइम आ जाएगा। तो राउंड ट्रिप टाइम क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि सेंडिंग टाइम और रिसीविंग टाइम को अगर हम जोड़ देंगे तो आपका राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम टाइम टैम्प या टाइम आउट रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई का यूज करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट नोट में मैंने बताया भी था, लिखा हुआ है कि राउंड ट्रिप टाइम RTT इज द ड्यूरेशन इन मिली सेकेंड इट टेक फॉर अ नेटवर्क रिक्वेस्ट टू गो फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट टू अ डेस्टिनेशन एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में और डेस्टिनेशन से वापस सोर्स तक आने में जो टाइम लगता है उसको हम राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पुराना, ये तो मैंने पुराने लेक्चर का ओवरव्यू दिया है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। आइए कुछ चीजें हम और डिटेल में देख लेते हैं।
तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि while ICMP is not used regularly in end user application, it is used by network administrator to troubleshoot internet connection in diagnosis utility including ping and trace route। यानी कि इसका जो हम ICMP का जो यूज है वो परमानेंट नहीं करते हैं, ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा यूज किया जाता है नेटवर्क को डायग्नोसिस करने के लिए और उसको ट्रेस आउट करने के लिए। ये चीज अपने दिमाग में हमेशा से रखिएगा, ये नहीं कि हम हमेशा आईसीएमपी का यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आईसीएमपी का यूज हम हमेशा नहीं करते हैं। आईसीएमपी का यूज हम तब करते हैं जब या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को जब जरूरत होती है कि वो नेटवर्क को क्या कहते हैं कि ट्रबल शूट कर रहा हो या चेक कर रहा हो कम्युनिकेशन है कि नहीं है, ठीक है ना। उन सब चीजों के लिए हम आईसीएमपी का यूज करते हैं, जिसमें से पिंग एक कमांड है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को चेक करते हैं, एंड ट्रेस आउट, ट्रेस रूट और रूट को ट्रेस करने के लिए भी हम आईसीएमपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अकॉर्डिंग टू नीड इसका यूज करता है, ठीक है। आज का जो पैकेट, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो आईपी पैकेट्स के ऊपर है कि आईपी पैकेट्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम आईपी पैकेट्स की बात करें तो हमें पता है कि नेटवर्क लेयर में जो हमारा डाटा है वो पैकेट के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? पैकेट के फॉर्म में होता है। तो पहले हम आपको समझा दें कि पैकेट एक्चुअल में होता क्या है। तो हमें पता है कि एक हमारी फिजिकल लेयर है, एक हमारा फिजिकल लेयर है, एक हमारा डाटा लिंक लेयर है, और एक हमारा नेटवर्क लेयर है। फिजिकल लेयर में डाटा हमारा जो फॉर्म में होता है वो बिट के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? बिट के फॉर्म में। डाटा लिंक लेयर में जो डाटा हमारा होता है वो फ्रेम के फॉर्म में होता है। और नेटवर्क लेयर में जो हमारा डाटा है वो हमारा पैकेट के फॉर्म में होता है। पैकेट के फॉर्म में होता है। अब बिट के फॉर्म में डाटा का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए 1 1 0 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना। तो ये बिट है। अब ये बिट का जब हम बंडल बनाते हैं, यानी सपोज कीजिए कि 1 1 0 0 1 1, इसका हमने एक बंडल बना दिया, और इधर हमने 1 1 1 और 1 1 1, इसका हमने एक बंडल बना दिया। तो ये आपका हो गया क्या? फ्रेम। और जब हम इस फ्रेम का बंडल बनाते हैं, यानी कि 1 1 0 0 1 1, फिर 1 1 1 1 1 1, इसका जब हम एक बंडल बनाते हैं तो इसको हम पैकेट कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि पैकेट क्या होता है, ठीक है ना। अब आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन कंप्यूटर नेटवर्क अ पैकेट इज अ कंटेनर और बॉक्स दैट कैरी डाटा ओवर अ टीसीपी आईपी नेटवर्क एंड इंटर नेटवर्क। अ पैकेट इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉजिकल arbitration of data that is passed over a network. A packet normally represents the smallest amount of data that can traverse over a network at a single time. A TCP/IP network packet contains several pieces of information, including the data it is carrying, source, destination IP address, and other contents required for quality of services and packet handling, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैकेट जो है वो किसी मैसेज का, एक मैसेज को नंबर ऑफ पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। पैकेट क्या होता है अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। तो जो हमारा पैकेट होता है दोस्तों, वो पैकेट
है क्या कि एक मैसेज को कई सारे पार्ट में जो हम डिवाइड कर रहे हैं उसी को हम पैकेट कह रहे हैं। पैकेट में कई सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है, सीक्वेंस एड्रेस होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पैकेट फ्रेम में होती हैं। और उसके अलावा एक डाटा यूनिट होती है जिसमें ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आपकी होती है। और ये जो हेडर फील्ड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसलिए होती हैं ताकि जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन इसलिए होती है ताकि डाटा को सही तरीके से सही फॉर्म में डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। अब बच्चों, अब ये जो आईपी पैकेट्स होते हैं या आईपी प्रोटोकॉल जो होता है ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक आपका आईपी वर्जन 4 पैकेट होता है, एक आईपी वर्जन 4 होता है जिसके पैकेट का स्ट्रक्चर अलग होता है, और एक आईपी वर्जन 6 होता है जिसके पैकेट का स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। यानी दो तरीके के आईपी पैकेट्स होते हैं, एक आईपी वर्जन 4, एक आईपी वर्जन 6, ठीक है। तो अगर हम बात करें आईपी वर्जन 4 की के स्ट्रक्चर की, मैं पहले एक चीज और बता दूं कि आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 ये दो वर्ड जो यूज हो रहे हैं ये दोनों अलग अलग। आप जब भी किसी कंप्यूटर में आईपी को डालते हैं, जब भी किसी भी कंप्यूटर में हम आईपी को डालते हैं तो हम वहां पे क्या देखते हैं कि जो आईपी वर्जन आप जब आप उसको खोलेंगे तो वहां पे दोनों ऑप्शन मिलेगा, आईपी वर्जन 4 का भी और आईपी वर्जन 6 का भी। तो आईपी वर्जन 4 की अगर आईपी है तो आप आईपी वर्जन 4 में डालेंगे, और आईपी वर्जन 6 की आईपी है तो आईपी वर्जन 6 में डालेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें आईपी वर्जन 4 की, तो आईपी वर्जन 4 में क्या होता है कि इसमें जब कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है, लार्ज नेटवर्क है लेकिन बहुत वेरी लार्ज नेटवर्क नहीं है, तो उस केस में हम आईपी वर्जन 4 का यूज करते हैं। और जब बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, काफी लार्ज नेटवर्क है, तो वहां पे हम आईपी वर्जन 6 का यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली आईपी वर्जन 4 का ही यूज हो रहा है, लेकिन जब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर ऑफ नोड्स बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पे हम आईपी वर्जन 6 का यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए आईपी वर्जन 4 के पैकेट का स्ट्रक्चर देख लें। तो एक चीज तो मैं बता दूं कि सभी में जो है, चाहे वो आईपी वर्जन 4 हो चाहे आईपी वर्जन 6 हो, सभी में हेडर होता है, ठीक है ना। हेडर का पार्ट सभी में होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है फ्रेम से या डाटा से रिलेटेड, ठीक है। ये सभी में होता है, हेडर वाला पार्ट आपको हर प्रोटोकॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आईपी वर्जन 4 में क्या लिखा हुआ है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल बीइंग अ लेयर 3 प्रोटोकॉल, ओएसआई, takes data segments from layer 4 transport and divide it into packets. IP packets encapsulate data unit received from above layer and add to its own header information, ठीक है ना। तो आईपी हेडर लेयर डाटा 4 यानी जो ऊपर से डाटा आता है उसको आईपी पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। The encapsulated data is referred to as IP payload. IP header contain all the necessary information to deliver the packet at the other end. यानी कि IP जो हेडर होता है उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसका यूज हम पैकेट को डेस्टिनेशन तक सेंड करने के लिए करते हैं। सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आईपी हेडर में होती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्जन, IHL, DSCP, ENC, टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स, फ्रेगमेंट ऑफसेट, टाइम टू लीव, प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, अदर इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है आपका आईपी वर्जन 4 का फॉर्मेट है, ठीक है ना। किसका? आईपी वर्जन 4 का ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, जिसमें आईपी वर्जन 4 के हेडर की ये इमेज है। यानी आईपी वर्जन 4 का जो हेडर है वो इतनी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है जिससे कि डाटा हमारा सही डेस्टिनेशन तक पहुंच सके इनको देखते हुए, ठीक है। आप देख भी रहे हैं कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन है जो कि एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए।
और ऑप्शंस में यहाँ पे डाटा होता है जहाँ पे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रखी जाती है। IP header include many relevant information including version, name, which in this context is for other detail are shown below। तो देखिए ये सारी चीजें कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे जो IP हेडर में यूज हो रही हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो जैसे वर्जन की बात करें तो वर्जन नंबर ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज्ड IP वर्जन 4, यानी IP वर्जन 4 है कि IP वर्जन 6 है। IHL का मतलब क्या है, इंटरनेट हेडर लेंथ, लेंथ ऑफ इंटायर IP एड्रेस, यानी उसकी लेंथ क्या है IP एड्रेस की। वर्जन 4 है तो उसकी IP एड्रेस की लेंथ अलग होगी, वर्जन 6 है तो उसके IP एड्रेस की लेंथ अलग होगी। DSCP की बात करें तो डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट, दिस इज टाइप ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ECN की बात करें तो एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन, इट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंजेशन सीन इन द रूट, ठीक है। टोटल लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ इंटायर IP पैकेट इंक्लूडिंग IP हेडर्स एंड IP पेलोड, ठीक है ना। टोटल लेंथ की मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ इंटायर IP पैकेट, यानी जो पूरा IP का हेडर है और जो IP का पेलोड है जिसमें इंफॉर्मेशन है उसके टोटल लेंथ, उस को ही हम टोटल लेंथ कहते हैं, ठीक है। अब अगर बच्चों हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की, तो आइडेंटिफिकेशन में जैसा कि लिखा हुआ है कि IP पैकेट्स इज फ्रेगमेंटेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ऑल द फ्रेगमेंट्स कंटेन सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर टू आइडेंटिफाई ओरिजिनल IP पैकेट एंड बिलोंग टू, ठीक है ना। यानी कि आइडेंटिफिकेशन क्या है कि एक ट्रांसमिशन के समय उनके लिए एक नंबर है या कुछ कोड है जिसके थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से पैकेट सेम मैसेज से बिलोंग हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लैग्स हैं। फ्लैग्स की बात करें तो क्या है कि एज रिक्वायर्ड बाय द नेटवर्क रिसोर्स, इफ IP पैकेट इज टू लार्ज टू हैंडल these flag, tell it if they can be fragmented or not. In this 3-bit flag, the MSB is always set to 0, ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या है कि ये फ्लैग क्या बताते हैं कि IP पैकेट को, IP जो पैकेट्स हैं उसको फ्रेगमेंट करने की जरूरत है कि नहीं है। अगर वो काफी लार्ज हैं तो उनको फ्रेगमेंट करने की जरूरत होती है, और बहुत लार्ज नहीं है तो उस केस में उनको फ्रेगमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। फ्रेगमेंट ऑफसेट, यहाँ पे क्या है कि दिस ऑफसेट टेल द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द फ्रेगमेंट इन द ओरिजिनल IP पैकेट। फिर से एक बार देख लिया, टेल द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द फ्रेगमेंट इन द ओरिजिनल IP पैकेट, यानी कि एक सीक्वेंस नंबर ही समझ लीजिए कि कौन से पैकेट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी फ्रेगमेंट होने के बाद, उसको हम फ्रेगमेंट ऑफसेट से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद से है टाइम टू लीव। अगर टाइम टू लीव की बात करें तो टू अवॉइड लूपिंग इन द नेटवर्क, every packet is sent within some TTL value set which tell the network how many routes hop this packet can cross. At each hop, its value is decrement by 1, and when the value reaches 0, the packet is discarded. यानी टाइम टू लीव के बारे में हमने अभी ऊपर ICMP के बारे में पढ़ा था। लास्ट प्रोटोकॉल हमारा ICMP था, यानी इंटरनेट कंट्रोल पैकेट मैसेज प्रोटोकॉल, जिसमें हमने टाइम टू लीव, टाइम एक्सीडेड मैसेज के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि 3rd नंबर पे था, टाइम एक्सीडेड मैसेज, जिसमें कोड 0 और कोड 1 दो मैसेजेस जनरेट हो रहे थे। कोड 0 का मतलब क्या था कि जब पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है और किसी राउटर में एरर की वजह से वो आप एक एक दूसरे को ही वो पैकेट सेंड कर रहे हैं, तो वहां पे जो हमने टाइम टू लीव यानी कि जो टाइम लगाया है वो अगर डिक्रीमेंट होता जाएगा और जैसे ही 0 आ जाएगा और वो पैकेट नहीं पहुंचा तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा। दूसरा हमने कोड 1 भी बताया था, और कोड 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर पैकेट हमारा, कोड 1 में हमने क्या बताया था कि अगर जो हमारा पैकेट है, अगर वो पैकेट सही समय पे, जिस पैकेट की हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा पैकेट जो है, अगर एक मैसेज 10 पैकेट में डिवाइड हुआ है और डेस्टिनेशन पे जब वो पैकेट पहुंचता है तो वहां पे एक टाइमर स्टार्ट होता है कि इतने टाइम में सारे पैकेट रिसीव हो जाने चाहिए, और सपोज कीजिए कुछ पैकेट उस टाइम में रिसीव नहीं हो पाते हैं तो भी उस केस में मैसेज डिस्कार्ड हो जाता है।
ठीक है, और तब वहां पे कोड 1 करके जाता है मैसेज सोर्स के पास, जिससे पता चलता है कि राउटर में प्रॉब्लम की वजह से पैकेट डिस्कार्ड हुआ है कि सही टाइम पे डेस्टिनेशन पे ना पहुंचने की वजह से पैकेट आपका डिस्कार्ड हुआ है। इसके बारे में अभी हम, और ये मैसेज कौन जनरेट करता है, आईसीएमपी यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल एरर रिपोर्टिंग में। उसके बाद से प्रोटोकॉल टेल द नेटवर्क लेयर एट द डेस्टिनेशन होस्ट टू विच प्रोटोकॉल दिस पैकेट बिलोंग, यानी किस नेटवर्क प्रोटोकॉल के थ्रू ये पैकेट बिलोंग कर रहा है या किसके थ्रू ये ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज द नेक्स्ट लेवल प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल नंबर ऑफ आईसीएमपी इज 1, टीसीपी इज 6 एंड यूडीपी इज 17। ठीक है ना। इसके अलावा हेडर चेकसम होता है। हेडर चेकसम की बात करें तो दिस फील्ड इज यूज टू कीप चेकसम वैल्यू ऑफ इंटायर हेडर विच इज देन यूज टू चेक इफ द पैकेट इज रिसीव्ड एरर फ्री। हेडर चेकसम यानी चेकसम के बारे में मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि दो तरीके के चेकसम होते हैं, एक पॉजिटिव चेकसम, एक निगेटिव चेकसम। और चेकसम के थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारा जो पैकेट है जो डेस्टिनेशन तक पहुंचा है उस पैकेट में कोई एरर है कि नहीं है। इसको एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम हेडर चेकसम का यूज करते हैं। सोर्स 32 बिट एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द पैकेट, यानी कि सोर्स का एड्रेस जो है कितने बिट का है, वो 32 बिट एड्रेस में होता है। डेस्टिनेशन एड्रेस भी 32 बिट एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑफ द पैकेट, यानी कि डेस्टिनेशन का जो आईपी एड्रेस का जो बिट है वो कितने कितने का है, वो 32 बिट का है, ये भी वहां पे होता है। सोर्स एड्रेस में वो 32 बिट का है, 64 बिट का है। डेस्टिनेशन एड्रेस में वो 32 बिट का है, 64 बिट का है, ये इंफॉर्मेशन होती है। और ऑप्शंस की अगर बात करें तो दिस इज ऑप्शनल फील्ड विच इज यूज इफ द वैल्यू ऑफ आईएचएल। अब आईएचएल क्या है, इंटरनेट हेडर लेंथ, ठीक है ना, is greater than 5. These option may contain value for options such as security, record, root, timestamp, etc. ठीक है ना। तो ये आईपी वर्जन 4 के हेडर के बारे में मैंने आपको बताया, और आईपी वर्जन 4 के हेडर में जो सारी चीजें हैं उसको मैंने डिफाइन किया। तो जब भी आपसे आईपी पैकेट में पूछा जाए या आईपी वर्जन 4 के इसके देखिए एक चीज बता दो, इस ये तो हेडर का है, इसके नीचे एक आपका पेलोड होता है जिसमें ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती है। ठीक है ना। तो जैसे लिखा डाटा इज रिफर टू एज अ आईपी पेलोड, आईपी पेलोड में ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है और आईपी हेडर में जो सारी चीजें होती हैं वो केवल इसलिए होती हैं ताकि जो हमारा डाटा है वो सही डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा है हमारा वो आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 है। आइए देखते हैं कि आईपी वर्जन 6 में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हमारी आईपी वर्जन 6 में होती है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। एक
आईपी वर्जन 6 में अगर पैकेट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द वंडर ऑफ आईपी वर्जन 6 लाई इन इट्स हेडर एंड आईपी वर्जन 6 हेड एड्रेस is 4 times larger than IP वर्जन 4। यानी कि IP वर्जन 6 जो है उसका एड्रेस जो है वो 4 टाइम्स लार्जर होता है किसके IP वर्जन 4 के। बट सरप्राइजिंगली द header of an IP version 6 address is only 2 times longer larger than that of IP version 4। अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि IP वर्जन 4 का जो एड्रेस है वो 4 टाइम लार्जर होता है IP वर्जन 6 का जो एड्रेस है वो 4 टाइम लार्जर होता है IP वर्जन 4 के। लेकिन जो उसका आईपी जो उसका हेडर का जो आईपी वर्जन 6 का जो हेडर होता है वो केवल 2 टाइम्स लार्जर होता है आईपी वर्जन 4 के। ठीक है। आईपी वर्जन 6 header have one fixed header and 0 or more optional। ठीक है, headers जिसको हम एक्सटेंशन हेडर कह रहे हैं। ऑल द necessary information that is essential for a router is kept in the fixed header। The extension header contain optional information that helps routers to understand how to handle a packet flow। ठीक है। तो जो फिक्स्ड हेडर होता है देखिए उसमें ये सारी चीजें होती हैं, वर्जन, ट्रैफिक क्लास, फ्लो लेवल, पेलोड लेंथ, नेक्स्ट हेडर, होप लिमिट, सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस। ये आईपी वर्जन 4 का फिक्स्ड हेडर है। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं और ये कैसे मैनेज की जाती है। तो आईपी वर्जन 6 फिक्स्ड हेडर इज 40 बाइट लॉन्ग एंड कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी आईपी वर्जन 6 का जो हेडर होता है वो 40 बाइट लॉन्ग होता है और ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। फील्ड एंड डिस्क्रिप्शन वर्जन यानी 4 बिट, इट रिप्रेजेंट द वर्जन ऑफ प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट इज 0110। ठीक है। ट्रैफिक क्लास की बात करें तो ये 8 बिट का होता है और इसका काम क्या है, दीज 8 bits are divided into two parts। The most significant 6 bit are used for type of services to let the router know what service should be provided to the packet। The last significant 2 bits are used for explicit congestion notification। ठीक है ना। यानी 6 बिट जो है उसका यूज किस लिए होता है, क्वालिटी ऑफ अगर बात करें तो सर्विसेज, टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए, और जो 2 बिट है वो एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन के लिए यूज होता है ट्रैफिक क्लास में जो 8 बिट होता है। दो पार्ट 6 बिट और 2 बिट। फ्लो लेवल की बात करें तो फ्लो लेवल में आप देख रहे हैं कि एक 20 बाइट्स होते हैं। 20 बाइट्स में अगर बात करें तो दिस लेवल is used to maintain the sequential flow of the packets belong to a communication। ठीक है। मैंने पैकेट के सीक्वेंस फ्लो को कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है, जैसे लिखा हुआ है कि सीक्वेंस फ्लो ऑफ द पैकेट्स बिलोंग टू अ कम्युनिकेशन। ठीक है। द सोर्स लेवल द डेस्ट सीक्वेंस टू हेल्प द router identify that a particular packet belong to a specific flow of information। This field help avoid reordering of data packets। It is designed for streaming real time media। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर नंबर 2 मैसेजेस हैं, दोनों मैसेज को अगर अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड किया गया है और नेटवर्क में वो ट्रेवल कर रहा है तो राउटर ये आइडेंटिफाई इसके थ्रू फ्लो लेवल के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन सा पैकेट जो है वो किस मैसेज से बिलोंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे मैसेज का पैकेट दूसरे मैसेज में चला जाए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लो लेवल का यूज किया जाता है। और यहाँ पे क्या है आपका पेलोड लेंथ। पेलोड लेंथ जैसा कि 16 बिट्स का होता है, जैसा इसमें लिखा हुआ है कि दिस फील्ड इज यूज्ड टू टेल द राउटर्स हाउ मच इंफॉर्मेशन अ पर्टिकुलर पैकेट कंटेन्स इन इट्स पेलोड। पेलोड इज मतलब पेलोड जो है उसका यूज होता है कि कितना इंफॉर्मेशन जो है वो पेलोड के अंदर रखा गया है।
Payload is comprised of extension header and upper layer data with 16 bit up to 65535 bytes can be indicated. But if the extension header contain hop by hop extension header, then the payload may exceed 65535 byte and this field is set to 0. ठीक है ना? तो मोस्टली पेलोड में इंफॉर्मेशन होता है जो कि 16 बिट से होता है अप टू 65,535 बाइट्स जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पेलोड होता है। उसके बाद से दोस्तों है आपका नेक्स्ट हेडर। नेक्स्ट हेडर भी आपका 8 बिट का होता है और जैसा कि लिखा हुआ है कि दिस फील्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट इंटायर आइदर द टाइप ऑफ एक्सटेंशन हेडर और इफ द एक्सटेंशन हेडर इज नॉट प्रेजेंट then it indicate the upper layer PDU. The value for the type of upper layer PDU are the same as IP version 4. ठीक है, होप टाइम ये भी आपका 8 बिट का होता है और ये फील्ड किसके लिए होता है कि दिस फील्ड इज यूज्ड टू स्टॉप पैकेट टू लूप इन द नेटवर्क इंडिपेंडेंट। भाई जो टाइम एक्सीडेंट मैसेज जो आईसीएमपी जनरेट कर रहा था ताकि लूप ना बने, पैकेट एक दो राउटर के बीच में ही घूमता ना रह जाए, उसको मैनेज करने के लिए हम होप लिमिट का यूज करते हैं। दिस इज सेम एज टीटीएल इन आईपी वर्जन 4, जैसे कि आईपी वर्जन 4 में हम टीटीएल का यूज कर रहे थे। द वैल्यू ऑफ होप लिमिट फील्ड इज डिक्रीमेंट बाय 1 एज इट्स पासिंग अ लिंक ब्रैकेट में राउटर और होप व्हेन द फील्ड रीचेज 0 द पैकेट इज डिस्कार्डेड। ठीक है, तो मैंने जितने होप होते हैं डिक्रीमेंट ऑर्डर में वो काउंट होना शुरू होता है, जैसे 4 3 2 1 और जैसे ही 0 होता है पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सोर्स एड्रेस की बात करें तो 128 बिट का है। दिस फील्ड इंडिकेट द एड्रेस ऑफ ओरिजिनेटर ऑफ द पैकेट्स। और डेस्टिनेशन एड्रेस की बात करें तो ये आपका 128 बिट का ये भी होता है और दिस फील्ड प्रोवाइड्स द एड्रेस ऑफ एक्सटेंडेड रिसिपेंट ऑफ द पैकेट। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके आज जो मैंने आपको बताया ये आईपी वर्जन 4 के बारे में बताया और आईपी वर्जन 4.6 के बारे में बताया कि आईपी पैकेट्स क्या होते हैं। ठीक है, और आईपी पैकेट्स में आईपी वर्जन 4 का पैकेट स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, और आईपी वर्जन 6 का पैकेट कैसा होता है, पैकेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेडर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सटेंशन हेडर के बारे में देखेंगे कि एक्सटेंशन हेडर क्या होता है और आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में मेनली डिफरेंस आपका क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। या फिर अगर हम बात करें एक यहीं पे हम देख लेते हैं, अगर हम एक्सटेंशन हेडर की बात कर रहे हैं तो जैसा कि लिखा हुआ है इन आईपी वर्जन 6 द फिक्स्ड हेडर कंटेन्स ओनली दैट much information which is necessary, avoiding those information which is either not required or is really rarely used. All such information is put between the fixed header and the upper layer header in the form of extension header. Each extension header is identified by the distinct value, यानी अलग अलग वैल्यू से एक्सटेंशन हेडर को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है ना, ये आईपी वर्जन 6 में मोस्टली यूज होता है और आईपी वर्जन 4 में जैसा कि लिखा हुआ द फिक्स्ड हेडर कंटेन ओनली दैट मच इंफॉर्मेशन व्हिच इज नेसेसरी, अवॉइड दोज इंफॉर्मेशन व्हिच इज आइदर नॉट रिक्वायर्ड और इन रियली rarely used. All such information is put between the fixed header and the upper layer header in the form of extension header। यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें जो यूज की जाती हैं और उसी को हम जो आईपी वर्जन 6 में उसको हम एक्सटेंशन हेडर के नाम से जानते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन एक्सटेंशन हेडर आर यूज्ड आईपी वर्जन 6 फिक्स्ड हेडर नेक्स्ट हेडर फील्ड पॉइंट टू द फर्स्ट एक्सटेंशन हेडर। ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट हेडर होगा वो पॉइंट करेगा फर्स्ट हेडर से। इफ देयर इज वन मोर एक्सटेंशन हेडर then the fixed extension header next header field point to the second one। और एक दूसरा भी फिक्स्ड हेडर है तो वहां पे वो नेक्स्ट एक्सटेंशन हेडर को वो फॉरवर्ड कर देगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से जितने आगे होंगे उतने आगे को वो फॉरवर्ड करता जाएगा। द लास्ट एक्सटेंशन हेडर नेक्स्ट हेडर field point to the upper layer header
Thus all the headers points to the next one is a linked list manner. ठीक है. If the next header field contain the value of 59, it indicates that there are no header after this header, not even upper layer header. ठीक है. अगर 59 अगर उसकी वैल्यू है तो इसका मतलब क्या होता है कि अब आगे कोई भी हेडर नहीं है. ठीक है. द फॉलोइंग एक्सटेंशन हेडर मस्ट बी सपोर्टेड एज पर RFC 2460. तो एक्सटेंशन हेडर, नेक्स्ट हेडर, वैल्यू, डिस्क्रिप्शन. तो होप बाई होप ऑप्शनल ऑप्शन हेडर है यानी 0 है वैल्यू. तो रीड बाई ऑल डिवाइसेस इन ट्रांजिट नेटवर्क. राउटिंग हेडर है यानी 43 बिट का है, उसकी वैल्यू 43 है. तो कंटेन मेथड टू सपोर्ट मेकिंग राउटिंग डिसीजन. फ्रेगमेंट हेडर है जो कि जिसकी वैल्यू 44 है. तो इसका मतलब क्या है, कंटेन पैरामीटर ऑफ डाटाग्राम फ्रेगमेंटेशन. डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर है जिसकी वैल्यू 60 है, मतलब क्या है, रीड बाय डेस्टिनेशन डिवाइसेस. ऑथेंटिकेशन हेडर है जिसकी वैल्यू 51 है, इसका मतलब क्या है, इन्फॉर्म रिगार्डिंग ऑथेंटिसिटी. और इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड हेडर है जिसकी वैल्यू 50 है, तो इंक्रिप्शन इंफॉर्मेशन. ठीक है. इसी तरीके से द सीक्वेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन हेडर शुड बी आईपी वर्जन 6 हेडर. ये सीक्वेंस है उसका कि किस सीक्वेंस में होते हैं. तो सबसे पहले देखिए आईपी वर्जन 6 हेडर होता है, फिर होप बाई होप ऑप्शन हेडर होता है, फिर डेस्टिनेशन होप एड्रेस हेडर होता है, फिर आपका इसको वन होता है, ये दो होते हैं, इसमें वन है. राउटिंग हेडर है, फिर फ्रेगमेंट हेडर है, फिर ऑथेंटिकेशन हेडर है, फिर इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड हेडर है, फिर डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर जिसको 2 कह रहे हैं, और अपर लेयर हेडर है. ठीक है ना. तो दीज जो हेडर्स है, जिसमें पहला जैसे दो हेडर जो है, फर्स्ट शुड बी प्रोसीडेड बाय फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डेस्टिनेशन, और जो दूसरा है शुड बी प्रोसीड बाय फाइनल डेस्टिनेशन. यानी कि जो पहला ये जो दो डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर है, इसमें पहला जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है कि शुड बी प्रोसीड बाय फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट, मानी पहला दूसरा जो उसके आगे का हेडर है उसके लिए डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर 1 यूज किया जा रहा है. और जो जो ये दूसरा वाला है डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर 2, ये किसके लिए यूज हो रहा है, फाइनल डेस्टिनेशन के लिए. ठीक है. एक्सटेंशन हेडर आर अरेंज्ड one after another in a linked list manner and dissipated in the following diagram. माने ये लिंक लिस्ट मैनर में अरेंज किए जाते हैं. जैसे देखिए आईपी वर्जन 6 हेडर, फिर उसके बाद एक्सटेंशन हेडर, फिर उसके बाद एक्सटेंशन हेडर एंड फिर अपर लेयर डाटा. ठीक है. तो इस तरीके से वो लिंक लिस्ट मैनर में मैनेज किए जाते हैं. ठीक है. अब अगर दोस्तों हम बात करें डिफरेंस बिटवीन आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 की, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 आर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6. IP version 6 is the new version of an internet protocol which is way better than IP version 4 in terms to complexity and efficiency. यानी कि आईपी प्रोटोकॉल के ही दो वर्जन है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6. लेकिन आईपी वर्जन 6 बेटर है जब कॉम्प्लेक्सिटी और इफिशियंसी ज्यादा हो उस केस में. आईपी वर्जन 4 उतने अच्छे से कॉम्प्लेक्सिटी और इफिशियंसी को मैनेज नहीं कर पाता. तो आइए देख लेते हैं डिफरेंस क्या क्या है. तो आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6, आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का होता है और आईपी वर्जन 6 जो है 122 बिट का होता है. IP वर्जन 4 सपोर्ट मैनुअल एंड DHCP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, और IP वर्जन 6 है सपोर्ट ऑटो एंड रिमेम्बरिंग एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन. IP वर्जन 4 इनटू इंड कनेक्शन इंटीग्रिटी एंड अनअचीवेबल, और IP वर्जन 6 की बात करते हैं इंटू इंड कनेक्शन इंटीग्रिटी इज अचीव कर लेता है. मतलब ये कहने का मतलब क्या है, इट कैन जनरेट 4.29 इंटू 109 एड्रेस स्पेस, और ये कितना आईपी वर्जन 6 कितना स्पेस एड्रेस करता है, 3.4 इंटू 1038. सिक्योरिटी फीचर इज डिपेंडेंट ऑन एप्लीकेशन, और आईपी वर्जन 6 में क्या है, IPsec इज इंक्लूड सिक्योरिटी फीचर इन द आईपी वर्जन 6 प्रोटोकॉल. एड्रेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईपी वर्जन 4 इन डेसिमल, और इसमें क्या है, आईपी वर्जन 4 में एड्रेस रिप्रेजेंटेशन जो है वो हेक्साडेसिमल में होता है, इसलिए इसकी लेंथ ज्यादा होती है. फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म बाय सेंडर एंड फॉरवर्डिंग राउटर्स. आईपी वर्जन 6 फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म ओनली बाय सेंडर. ठीक है.
IP वर्जन 4 पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल, और IP वर्जन 6 पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन आर अवेलेबल एंड यूज फ्लो लेवल फील्ड इन द हेडर। यानी फ्लो लेवल लेवल का यूज ये हेडर में करता है IP वर्जन 6, लेकिन IP वर्जन 4 में ऐसा नहीं होता। IP वर्जन 4 चेकसम फील्ड इज अवेलेबल। IP वर्जन 4 में चेकसम फील्ड अवेलेबल होता है, लेकिन IP वर्जन 6 में चेकसम फील्ड जो है वो अवेलेबल नहीं होता। इसी तरीके से बात करें कि IP वर्जन 4 में इट हैज ब्रॉडकास्ट मैसेज ट्रांसमिशन स्कीम, और IP वर्जन 6 में क्या होता है कि मल्टीकास्ट एंड एनी कास्ट मैसेजेस ट्रांसमिशन स्कीम इज अवेलेबल। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होता है, इसमें मल्टीकास्ट के ट्रांसमिशन यूज किया जाता है। IP वर्जन 4 इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी नॉट प्रोवाइडेड, इसमें ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन की फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन IP वर्जन 6 में इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी होती है। तो अगर हम समझें तो आज का जो हमारा था IP पैकेट्स के बारे में था, जिसमें बताया गया डिटेल में कि IP वर्जन 4 के पैकेट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, IP वर्जन 6 के पैकेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से इसको कौन कौन से स्ट्रक्चर मैंने IP वर्जन 4 के हेडर में कौन कौन सी चीजें होती हैं, IP वर्जन 6 के हेडर में कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक्सटेंशन हेडर क्या होता है, कैसे वो लिंक लिस्ट में के थ्रू आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है, लिंक लिस्ट में कैसे वो आपस में कनेक्टेड होता है। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में आपको बताई गई हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू।